हम्म। नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने फेसबुक पर लाइव हो रहे हैं और आज का विषय है आरक्षण। दोस्तों, आरक्षण की बात बहुत पहले से, जब देश गुलाम था और ब्रिटेन से सीधे भारत की सत्ता संचालित होती थी, उस दौर से ही दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित, हाशिए के लोगों की बात उठती थी। सबसे पहले हिंदुस्तान में 1872 में जातीय जनगणना की बात ब्रिटेन में कही गई थी कि भारत में वहाँ का जो जाति संतुलन है, जो वहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था है, उसको लेकर के ब्रिटेन की सरकार ने सबसे पहले 1872 में जातीय जनगणना कराने की बात कही थी और उस समय भारत में जातीय जनगणना की गई थी। फिर उसके बाद 1919 में भारत में भारत की जनता को सत्ता में कैसे हिस्सेदारी हो, इसको लेकर के ब्रिटेन में एक आयोग का गठन हुआ था। उस आयोग में इस बात का जिक्र किया गया कि भारत की जनता को अब बहुत देर तक गुलाम बनाकर रखा नहीं जा सकता, इनको कहीं न कहीं सत्ता में थोड़ी हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। फिर 1920 में भारत में प्रांतीय असेंबली का गठन हुआ, लेकिन वह चुनाव आम लोगों ने नहीं, बल्कि इस देश के राजा, महाराजा, जमींदार, जागीरदार लोगों से चुन करके प्रांतीय असेंबली का गठन हुआ। इस तरह से भारत में शोषित, दलित, पीड़ित, वंचित, हाशिए के लोगों की बात उस समय भी अंग्रेजों के दिमाग में ये बात था कि भारत में सामाजिक कट्टरता भयंकर रूप से है। यहाँ पर जो ब्राह्मण जो कहीं भी उत्पादन के काम में नहीं लगे हुए थे, भगवान का भय दिखा करके भगवान और आम आदमी के बीच में भगवान से मिलाने के लिए जो भयंकर भगवान के नाम पर दलितों, शोषितों, वंचितों, बेजुबानों की शोषण किया जाता था, इसको लेकर के भी इन तबके में सुगबुगाहट थी, जागरूकता आ रही थी कि आखिरकार इस तरह से भावनात्मक,
धार्मिक आधार पर हम लोगों का शोषण कब तक होता रहेगा। इस बीच महात्मा ज्योतिराव फुले ने इस समाज के लिए शिक्षा के क्षेत्र में काफी काम किया और लोग पढ़ लिख करके अपने हक और अधिकार की बात करना शुरू कर दिए। दोस्तों, अंबेडकर साहब ने भी यह बात हमेशा कहते थे कि 4 तरह के अछूत, ओबीसी, सवर्ण, जिसकी जितनी संख्या है उस हिसाब से सत्ता में या जो संसाधन में है उसमें सबका जितनी भी हिस्सेदारी है उस संख्या के हिसाब से उसको मिलनी चाहिए। अंबेडकर साहब ने आरक्षण की बात कही थी। यही नहीं बल्कि 1919 में अछूतों के लिए एक अलग से जनगणना हुई और उस जनगणना में अछूतों के साथ हिंदुस्तान की जनता ने, हिंदुस्तान की व्यवस्था ने, हिंदुस्तान की ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने जो जुल्म जाति की जाती थी वह अंबेडकर साहब ने ब्रिटेन की सरकार को बखूबी बताया कि हमारे साथ इस देश में इस तरह का जुल्म जाति की जाती है। दोस्तों, इसके बाद आजादी के बाद 1953 में ही काका कालेकर आयोग का गठन हुआ। काका कालेकर आयोग का गठन इसलिए हुआ कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को संविधान में आरक्षण मिल चुका था, लेकिन ओबीसी की स्थिति दलितों से थोड़ा सा बेहतर था। बेहतर इसलिए था कि उनका छुआ हुआ पानी, उनका छुआ हुआ खाना, वो अछूत नहीं थे बल्कि वो बड़े सवर्णों के घरों में काम भी करते थे, लेकिन उनकी स्थिति दलितों से थोड़ी सी बेहतर थी, बाकी वह भी समकक्षी थे। इसलिए 1953 में पिछड़ों के आरक्षण के लिए काका कालेकर आयोग का गठन हुआ, लेकिन वह काका कालेकर आयोग की रिपोर्ट आज तक इस ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। उसके बाद 1977 में मंडल आयोग का गठन हुआ और उस मंडल आयोग की रिपोर्ट 1980 में ही सरकार के पास आ गई, लेकिन वह 10 साल तक ठंडे बस्ते में पड़ा रहा और 90 में पीपी सिंह की सरकार बनने के बाद उस रिपोर्ट को लागू किया गया। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब यह कि पिछड़ों की जो हालात है वह बद से बदतर है। इसलिए इन आयोगों का गठन करना पड़ा, लेकिन यहाँ की सत्ता ने कभी ईमानदारी से
इस समाज के लिए गंभीरता से काम नहीं किया। दोस्तों, इसके बाद देश में अलग अलग प्रांतों में बहुत सी कमेटियां बनी और उस कमेटी के आधार पर ही तमिलनाडु में 78% और कर्नाटक में 81% आरक्षण मिला हुआ है। और उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश में 1974 में ही छेदीलाल आयोग का गठन हुआ और उस छेदीलाल आयोग की रिपोर्ट में तो सारे पिछड़ों के साथ साथ अति पिछड़ों की भी बात कही गई है। यही नहीं बल्कि बिहार में सामाजिक न्याय के योद्धा जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी, बिहार में कर्पूरी ठाकुर फार्मूला लागू किया। उन्होंने पिछड़ों के साथ साथ अति पिछड़ों की भी बात कही है। और उत्तर प्रदेश में भी सामाजिक न्याय आयोग बना। उस रिपोर्ट में भी 27% जो मंडल आयोग की रिपोर्ट में जो हम लोगों को मिला है पिछड़ों को, उसमें भी 3 भाग करने की बात कही गई है। लेकिन वर्तमान जो सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूरे देश में उनके थिंक टैंक ने 1500 मुद्दों को चिन्हित किया था कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो इन 1500 मुद्दों पर काम करेंगे और उन 1500 मुद्दों में पिछड़ों के लिए संवैधानिक आरक्षण देने की भी बात कही गई थी। यही नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने को पिछड़ों का बताया। पिछड़ा ही नहीं बल्कि उन्होंने बिहार की जनसभाओं में घूम घूम कर कहा कि मैं अति पिछड़ा हूं। इसका मतलब कि आज भी देश के दलितों के साथ साथ पिछड़ी जातियां भी विकास के मुख्य धारा से वंचित हैं। उनके विकास का जो हिस्सा बनता है वह किसी और के पेट में जा रहा है। दोस्तों, आरक्षण की भी बात हो रही है तो महिलाओं को भी 33% आरक्षण मिलना चाहिए। हम 33 की बात नहीं करते हैं। जब उनकी संख्या 50% है तो पूरे हर क्षेत्र में, वह आर्थिक रूप से हो, राजनैतिक रूप से हो, शैक्षिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, वह परिवार में निर्णय में भागीदारी की बात हो, हर जगह 50% उनकी भी भागीदारी होनी चाहिए। लेकिन जो वर्तमान जो सिस्टम है, जो व्यवस्था है, जो महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का जो बिल आया था, वह बिल आज भी पेंडिंग में है और महिलाओं को आरक्षण नहीं मिला। दोस्तों, हम अपने लाइव के माध्यम से कहना चाहते हैं कि एक संतुलित समाज, समतामूलक समाज का निर्माण
तभी होगा जब इस देश के जितने भी लोग हैं उनको विकास की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए वह चाहे किसी भी प्रकार का आरक्षण देना पड़े, वह आरक्षण दे करके ही समतामूलक समाज का निर्माण किया जा सकता है। दोस्तों, सवाल खड़ा होता है कि अंबेडकर साहब ने अंग्रेजों के सामने जिसकी जितनी हिस्सेदारी बनती है, जिसकी जितनी संख्या है, उस हिसाब से समान रूप से आरक्षण दे दिया जाए। लेकिन वर्तमान हालात हैं, जिनकी संख्या 15% है, वह 60% आरक्षण लेकर के बैठे हुए हैं और 85% जनता महज 40% आरक्षण में की सीमाओं में बांधा गया है। ये न्याय संगत बात नहीं है। और जब तक जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या है, उस हिसाब से हर क्षेत्र में अगर बराबरी नहीं मिलती है तो मुझे लगता है कि समाज में असंतुलन पैदा होगा और वह असंतुलन पैदा होने की वजह से सरकार के लिए दिक्कत भी हो सकती है। दोस्तों, लाइव के माध्यम से हम यह भी कहना चाहते हैं कि प्रकृति ने जो प्रकृति प्रदत्त जो मौलिक अधिकार हैं वो उनका कायम रहे और जो मुझे संवैधानिक मौलिक अधिकार मिले हैं उनका भी संवैधानिक दायरे में मुझे उसका उपयोग, मुझे उसका अधिकार प्रयोग करने का अधिकार भी मिलना चाहिए। फिर मैं अंत में यही बात कहना चाहता हूं कि समाज को सभी क्षेत्रों में, चाहे जिस धर्म, जाति, मजहब के संप्रदाय के हों, विकास के दौड़ में सबको एक साथ शामिल किया जाए और जो वंचित लोग हैं, जो पिछड़े हुए हैं, उनको विशेष अवसर दे करके, आरक्षण दे करके समाज के साथ एक साथ दौड़ाया जाए। मुझे लगता है कि तभी एक समतामूलक समाज का जो परिकल्पना है, समतामूलक एवं आत्मनिर्भर समाज की जो परिकल्पना है, वह पूर्ण रूप से लागू होगा। इसका जिक्र डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने भी कहा है। उन्होंने भी चौखम्बा राज की बात कही है कि सोशलिस्टों ने बाधी गांठ, 100 में हिस्सा पावे 60। इसका मतलब कि समाज असंतुलन की तरफ जा रहा है। सभी को बराबरी किए बगैर एक बेहतर समाज की परिकल्पना बेईमानी होगी। मैं अपने लाइव पर आपका सुझाव आमंत्रित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।